चलिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आपको इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी हमने बना रखा है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप आवश्यक रूप से जाकर देखिए, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। सेकेंड पार्ट में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नाटो, NATO, नाटो। नाटो का फुल फॉर्म है, N से होगा नॉर्थ, A से अटलांटिक, T से ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब आइए नाटो के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो नाटो का नाम अभी आपने बहुत सुना होगा, खासकर जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तब से नाटो का नाम अक्सर आपको न्यूज में सुनने को मिल सकता है। तो आइए आज हम नाटो के बारे में विस्तार से जानते हैं। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन के रूप में लिया। जब वहां यूरोप के महाद्वीप का बंटवारा हुआ तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि एक पार्ट पूर्वी था जो सोवियत संघ ले गया, दूसरा पार्ट था पश्चिमी गठबंधन, वो आपको अमेरिका के हाथ में चला गया। तो जब अमेरिका को जो देश मिले उसने उसको एक ग्रुप के रूप में तैयार किया, एक संगठन के रूप में तैयार किया और उसका नाम रखा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। शुरुआत में जब इस संगठन का निर्माण हुआ उस समय इसमें 12 देश टोटल थे, कुल 12 देश इसमें शामिल थे जिस समय इसका निर्माण हुआ था। इस संगठन ने अपना एक नियम बनाया, अपना कानून बनाया और नियम कानून में उन्होंने कहा कि हम जो 12 देश का यह संगठन बनाए हैं जिसका नाम है नाटो, इस 12 देश के अंदर किसी भी देश पर अगर कोई अन्य देश आक्रमण करता है तो ये संपूर्ण 12 देश मतलब पूरा संगठन के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। इस तरह से इन्होंने कहा यदि इन फ्यूचर कभी भी भविष्य में इन 12 देश में से किसी भी एक देश पर आक्रमण होता है तो हम 12 देश इसके लिए लड़ाई करेंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और अगर जरूरत पड़े तो हम हथियार भी उठाएंगे। इस संगठन ने घोषणा किया कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी पर हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। यह नियम अभी तक चलता आ रहा है और इसी पर नाटो अभी तक कायम है। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो कुल देशों की संख्या नाटो में 30 हो चुकी है। अब देखिए वर्षा संधि के बारे में बात करते हैं। सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वर्षा संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका ने एक नाटो का निर्माण किया वैसे ही सोवियत संघ ने भी अपने एक वर्षा संधि के हिसाब से कुछ देशों को शामिल किया जिसकी स्थापना हुई 1955 में। और इसका मुख्य काम, इसका जो काम था वो नाटो के अंदर जितने भी देश शामिल थे, जो उस समय के वर्तमान में 12 देश शामिल थे, उन 12 देश के ऊपर अपने आप को स्टेबल करना था। मतलब ऐसा नहीं कि नाटो के 12 देश इसके बाकी के देशों पर हावी हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए इसने खुद का भी एक संगठन बनाया, गठबंधन बनाया 1955 में और इसका काम था कि जो नाटो में शामिल देश थे उनका यूरोप में मुकाबला करना, उनसे कमजोर नहीं बनना है, उनके खिलाफ एकदम बिल्कुल बुलंद बन के रहना है। यह था वर्षा संधि। अब देखिए महाशक्तियों के लिए छोटे देश का क्या महत्व था। जो महाशक्ति थे, जो ये 2 महाशक्ति थे, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका था, एक सोवियत संघ रूस था, तो इनके लिए जो छोटे छोटे देश थे उनका क्या महत्व था, क्योंकि इनके अंदर, इनके संगठन में, उधर नाटो में भी कई सारे छोटे देश थे, सब तो अमेरिका के समतुल्य नहीं थे, अमेरिका के बराबर नहीं थे। ऐसे ही सोवियत संघ के पास भी बहुत सारे ऐसे छोटे देश थे। इनका क्या काम था, ये इनसे कैसे मदद लेते थे या फिर इन्होंने क्यों संरक्षण दे रखा था, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण संसाधन। ये जो छोटे छोटे देश थे इनसे महत्वपूर्ण संसाधन लिया जाता था, जैसे तेल और खनिज, ताकि बड़े देशों को इससे छोटे छोटे देशों से शक्तियां मिले। भू क्षेत्र, देश छोटा हो या बड़ा हो, भू क्षेत्र तो उसके पास होता है ना, ताकि यहां से महाशक्ति अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। उन्हें अपने हथियारों के जखीरे को रखने के लिए, अपने सेना को रखने के लिए भू क्षेत्र चाहिए था। तो ऐसे में छोटे छोटे जो देश थे वो इनकी काफी मदद करते थे। सैनिक ठिकाने, जहां पे ये महाशक्ति थे, वो महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका हो या सोवियत संघ हो, ये छोटे छोटे देश में सैन्य ठिकाने बनाते थे ताकि ये एक देश से दूसरे देश में खुफिया
बातों को एकत्रित कर सके, जासूसी कर सके। जासूसी करने के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। आर्थिक मदद, जिसमें संगठन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। छोटे छोटे जो देश थे वो सैनिकों को रखने के लिए, इन्हें बड़े बड़े देशों से पैसे भी मिलते थे, आर्थिक मदद मिलता था। जैसे हमने अभी पहले बात किया था, क्यूबा को मदद करता था सोवियत संघ, इसलिए वो सोवियत संघ के साथ मित्रता का भावना रखता था और उसे अपने जगह पर सैन्य ठिकाने बनाने का मौका दिया, परमाणु बम लगाने का मौका दिया। ऐसे ही ये सब जो छोटे छोटे देश थे ये आपस में मिलकर एक दूसरे को मददगार साबित होते थे एक दूसरे के लिए। अब देखिए, गुट में शामिल हो रहे जो देश थे वो ये सोच सकते थे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद कहीं बेहतर है। अब तो पूरा विश्व जो था वो तो दो ध्रुवीय देशों में बटा हुआ था, दो अलग अलग गुटों में बटा हुआ था। एक तरफ अमेरिका का वर्चस्व, एक तरफ सोवियत संघ का वर्चस्व। ऐसे में छोटे छोटे जो देश थे वो अपने विचार से भी आगे बढ़ रहे थे और अपने विचार से अपने लोगों को एकत्रित कर रहे थे। देखिए, अब शीत युद्ध का जो परिणाम है उसके बारे में भी जान लेते हैं कि शीत युद्ध का परिणाम क्या हुआ, क्या फायदा हुआ शीत युद्ध का, क्या दुष्परिणाम हुआ, या फिर किस कारण से शीत युद्ध का रुख बदल गया। तो देखिए, शीत युद्ध के परिणाम की अगर बात करें तो गुट निरपेक्ष देशों का जन्म हुआ। मैंने कई बार आपसे अभी तक डिस्कस कर लिया है कि जो देश थे वो पूर्ण रूप से दो भागों में बट गए थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि गुट निरपेक्ष देश का जन्म हुआ। अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध का टल जाना, लड़ाइयां तो बहुत हो ही रही थी, वो शीत युद्ध हो या छोटे छोटे लड़ाइयां छोटे छोटे जगहों पे चल ही रही थी, फिर भी तीसरा विश्व युद्ध जो था, थर्ड वर्ल्ड वॉर, जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय में दो बड़ी महाशक्तियां आपस में आके आमने सामने खड़ी हो गई। ऐसे में हो सकता था कि तीसरा वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाए, लेकिन ये सब टल गया। अनेक सैन्य संगठन संधियां, जितने भी छोटे छोटे देश थे जो दो भागों में बट गए थे, कुछ सोवियत संघ के साथ चले गए, कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चले गए। ऐसे में इन छोटे छोटे देशों के अपने महाशक्तियों के बीच संधियां होती गई, ये आपस में एक दूसरे को मिलते गए, इनका जकीरा बढ़ता गया और ये आपस में पारस्परिक संबंध बनाते गए। दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु जकीरे और हथियारों की हिड़, एक तरफ जो है रसिया पूरा परमाणु हथियार जमा करने पे लगा हुआ था, दूसरी तरफ अमेरिका अपना पूरा परमाणु हथियार जमा करने पे लगा हुआ था। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों में बाजी लगा हुआ था, बाजी लगा हुआ था कि किसके पास परमाणु हथियार ज्यादा है और किसके पास कम है। दो ध्रुवीय विश्व का जन्म हुआ। अभी पिछले टॉपिक में, पिछले स्लाइड में हमने बात किया था कि यहां से दो ध्रुवीय विश्व का जन्म हुआ, जब यूरोप के महाद्वीप का बंटवारा हुआ और पूर्वी एरिया और पश्चिमी एरिया बटा, पूर्वी ले गया सोवियत संघ, पश्चिमी ले गया अमेरिका। तो यहां से दो ध्रुवीय विश्व का जन्म हो गया। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधियों में जो कुछ किया वो इस प्रकार से, देखिए दोनों देशों ने संधियां की, बहुत सारे देशों के छोटे छोटे देशों के साथ। वो संधियां किस प्रकार से थी मैं आपको बताता हूं। शीत युद्ध के परिणाम में ही ये आता है। सैन्य संधि जो था वो संगठन के लिए अमेरिका और सोवियत संघ ने किया है। पहला तो नाटो ने किया है जो 1949 में हुआ, नाटो 1949, सीटो 1954 और सेंटो जो 1955 में वर्सा पैक्ट के साथ हुआ था। ये वो कुछ संधियां थी जो शीत युद्ध के परिणाम के फलस्वरूप अलग अलग देशों ने ये संधियां किया था। शीत युद्ध के परिणाम के बाद हम आगे की स्लाइड को देखते हैं। आगे की स्लाइड में है परमाणु जकीरे एवं हथियारों की होड़ कम करने के लिए क्या क्या किया गया। जो ये परमाणु हथियार और परमाणु जकीरे जो जमा कर रहे थे ये दोनों महाशक्तियां, इनको कम करने के लिए क्या क्या किया गया, तो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, एक ऐसा नियम कानून बनाया गया सभी के साथ, सभी के मेल जोल से, कि अगर आप परमाणु परीक्षण करते हैं, किसी भी तरह के परमाणु बम को बनाते हैं, तो आपको उसकी जानकारी आगे देनी पड़ेगी। और आप किस प्रकार से करते हैं, अगर आपको ऊपर वाले जो एक कमेटी बनाया गया था उनके जो लोग थे, अगर वो आपको ऑर्डर देते हैं या फिर वो एग्री करते हैं, तभी आप परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। परमाणु अप्रसार संधि, आप परमाणु बना के और उसे प्रसार करने की होड़ में इतने परमाणु न बना ले कि वो आगे जाके विश्व घाती हो सकता है, एक देश को दूसरे देश से खतरा हो सकता है। इस सब पर रोक लगाया गया।
इसके साथ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी भी बनाया गया, जिसमें बताया गया कि आप परमाणु हथियार अगर आप बनाते हैं तो आपको इसकी जानकारी इस कमिटी को देनी पड़ेगी, और कमिटी अगर एग्री करता है तभी आप किसी प्रकार के परमाणु हथियार को बना सकते हैं। अब देखिए, अभी हमने संधि के बारे में पढ़ा था तो वहां पे नाटो का नाम आया था। अब सीटो एवं सेंटो क्या है? तो अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। इन्हीं गठबंधन को सीटो और सेंटो कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा कि अमेरिका ने क्या किया, पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में तालमेल बिठाने के लिए जितनी भी संधियों को अपनाया है, उन्हीं गठबंधनों का नाम सीटो और सेंटो के नाम से प्रसिद्ध है। और नाटो, सेंटो, सीटो, ये सब इन्हीं संधियों का नाम है। सीटो के बारे में पढ़ते हैं। सीटो जो है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदी में इसे दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1954 में हुआ। उद्देश्य क्या था, किन उद्देश्यों के कारण सीटो को बनाया गया था? तो साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्व एशियाओं की रक्षा करना। इन्होंने कहा कि विस्तार की नीति रखने वाले सभी देशों पर कमांड लगाया जाएगा। अब सेंटो क्या है? तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। स्थापना कब हुआ? 1955 में। इसका उद्देश्य क्या था? सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना, अपने एरिया से सोवियत संघ के देशों को दूर रखना और साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। मतलब उनके विस्तारवादी नीति तो नहीं थी, साम्यवाद नीति थी। उनके प्रभाव को अपने एरिया में ना आने देना, उन्हें रोकना। इसके बाद सोवियत संघ ने चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम, इराक से संबंध मजबूत किए। जब अब सोवियत संघ को लगा कि ये तो हमें उधर बढ़ने नहीं देगा, तो ये अपने साइड के जो देश थे, जैसे में चीन, आज भी सोवियत संघ मतलब कि रसिया आप कह सकते हैं, उसका बहुत ही अच्छा मित्र है चीन। और हम जिस देश में रहते हैं, भारत भी सोवियत संघ का एक बहुत ही अच्छा मित्र देश है। उत्तर कोरिया, वियतनाम और इराक से अपने संबंध को बेहतर बनाया, मजबूत बनाया। शीत युद्ध के दायरे क्या थे? क्या मतलब इसके रेगुलेशन थे कि किन आप कह सकते हैं कि नियम कानून पे जो है वो शीत युद्ध चल रहा था? तो विरोधी खेमों में बैठे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए, संभावना रही, मगर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में अधिक जनहानि हुई। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयां भी हुई। अक्सर हमने सुना है कि शीत युद्ध तो हमारे विचारों की, हमारे राजनीति की, हमारे कूटनीति की लड़ाई होती है, लेकिन तो ये तो दो महाशक्तियों के बीच में चल रहा था। वो महाशक्ति था संयुक्त राज्य अमेरिका और इधर सोवियत संघ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे ऐसे देश थे जहां पे खूनी लड़ाइयां भी लड़ी गई और उसमें माल और पैसे और रक्त रंजित युद्ध भी हुआ। जैसे आप कह सकते हैं कि कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ जगहों पे ऐसी लड़ाइयां लड़ी गई जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इन देशों को। अब बात करते हैं गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता क्या है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे गौर से देखिए कि गुटनिरपेक्षता क्या होता है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ सभी गुटों से अपने को अलग रखना होता है। बहुत सारे तो ग्रुप थे ही, ग्रुप के मेंबर थे जो अमेरिका के साथ थे, सोवियत संघ के साथ थे, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे देश थे जो इन दोनों के गुट से कोई मतलब नहीं था उन्हें। वो कहते थे मुझे किसी भी गुट में जाने की इच्छा नहीं है, ना तो मैं अमेरिका के साथ जाऊंगा, ना मैं सोवियत संघ के साथ जाऊंगा, मुझे अलग रहना है। तो गुट निरपेक्षता का ही मतलब हो गया कि किसी भी गुट में शामिल ना होना, अपने को खुद से अलग थलग रखना। अच्छा, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में जानते हैं। शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ? दोनों महाशक्ति के तनाव के बीच एक नए आंदोलन ने जन्म लिया। शीत युद्ध तो चल ही रहा था दो महाशक्तियों के बीच में, इसके बीच में एक गुट निरपेक्ष आंदोलन आया जो कि ध्रुवीयता में बट रहे देशों से अपने को अलग रखने के लिए था। जो अलग अलग देश बट रहे थे, खेमों में बट रहे थे, ग्रुप में बट रहे थे, उनसे खुद को अलग करना, उनसे खुद को दूर रखना, यही था गुट निरपेक्ष आंदोलन। इस आंदोलन का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन पड़ा। क्यों? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कैसे हुई? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1956 में यूगोस्लोवाकिया के जोसेफ ब्रांज टीटो
और भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक की, जिससे यहाँ पे आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1956 में हुआ। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के बाद जो उस समय के वर्तमान नेता थे, जो मौजूद थे, जिन्होंने इस गुट निरपेक्ष सम्मेलन को शुरू किया, उनके नाम क्या थे? तो पहला है जोसेफ ब्रांच टिटो, जो यूगोस्लोवाकिया के थे। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के थे। तीसरा है गमाल अब्दुल नासिर, जो मिस्र के थे। और चौथा है सुकुर्नो, जो इंडोनेशिया के थे। और पांचवा है बामे एनुकुमा, जो घाना देश के थे। इन सभी ने मिलके यहाँ पे गुट निरपेक्ष सम्मेलन को सफलपूर्वक बनाया। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन की अगर बात की जाए तो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 के बेलग्रेड में हुआ। इसमें 25 देश शामिल हुए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ, कहां हुआ, तो आप बताना कि 1961 के बेलग्रेड में हुआ और इसमें 25 देश शामिल हुए थे। दूसरा जो है 14वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन वो 2006 में क्यूबा के हवाना में हुआ था, जिसमें 166 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए थे। फिर से ध्यान समझिए कि 14वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ? 2006 में क्यूबा के हवाना में हुआ। 166 सदस्य देश थे और 15 पर्यवेक्षक सदस्य शामिल थे। 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन की अगर बात की जाए तो 2017 में वेनेजुएला में हुआ था, हाल फिलहाल में हुआ है। इसमें 120 सदस्य देश थे और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल थे। ये अगर आपसे पूछा जाए कि 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ, तो आप बताओगे कि 2016 में वेनेजुएला में हुआ था। ये गुट निरपेक्षता को अपनाकर भारत को क्या लाभ हुआ? देखिए, गुट निरपेक्षता जब भारत ने अपना लिया तो भारत को बहुत सारे लाभ हुए। भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय फैसले खुल के कर सकता था। इस पे किसी भी देश का, किसी भी गुट का दबाव नहीं था। ये अपने फैसले खुद स्वतंत्र होकर ले सकता था। गुट निरपेक्षता से भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई एक महाशक्ति अगर उसके खिलाफ जाता है, अगर दो महाशक्ति तो बटा हुआ था, इसमें से अगर कोई भी एक महाशक्ति इसके खिलाफ जाता है तो वो दूसरी महाशक्ति से मदद ले सकता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत के खिलाफ अमेरिका चला जाए तो वो सोवियत संघ से मदद ले सकता था। अगर सोवियत संघ अगर खिलाफ चला जाए तो वो भारत से मदद ले सकता था। ये था इसके लाभ। इसके आलोचना भी हुई। कुछ लोगों ने कहा कि भारत डरता है, भारत को ना फैसला लेने से डर लगता है। गुट निरपेक्षता नीति की आलोचना की गई। अब जलने वाले तो जलते ही हैं। भारत शुरुआत से ही समृद्ध, स्वतंत्र, मजबूत और अपने राजनीतिक और कूटनीतिक इरादों में पक्का था। यहाँ पे आलोचकों ने कहा कि भारत जो है वो सिद्धांत विहीन है, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, इसके पास कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नीति नहीं है, ये सही फैसले नहीं ले सकता, इसीलिए यह गुट निरपेक्षता में जाना चाहता है। भारत के लोगों ने इसे बताया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1971 में भारत ने सोवियत संघ से मदद लिया था और मदद लेने के बाद क्या हुआ, लोगों ने यह मान लिया कि अब यह सोवियत संघ के खेमे में चला गया। लेकिन अभी वर्तमान समय तक आप देख सकते हैं कि भारत किसी भी गुट में नहीं गया, किसी भी संघ में नहीं गया, जिस कारण से आज जो आप देख रहे हैं युद्ध रसिया और यूक्रेन के बीच, आज भी भारत किसी भी ग्रुप में नहीं जाके किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। हाँ, भारत शुरुआत से ही युद्ध विरोधी है, इसलिए उसने कहा है कि यदि ये वार्ता बैठे बैठे शांति से अगर हो सके तो आपको शांति से वार्ता करनी चाहिए। आगे का टॉपिक है गुट निरपेक्षता ना हो तो पृथकवाद। अब देखिए, पृथकवाद क्या होता है? पृथकवाद का मतलब होता है कि आप अंतरराष्ट्रीय मामलों से खुद को अलग रखने की कोशिश करते हैं। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप सिर्फ अपनी भलाई सोचते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं। और अमेरिका ने इसमें पृथकवाद को अपना रखा था। 1789 से 1914 तक आप कह सकते हैं कि दूसरे से अलग रहना, ऐसा अमेरिका ने किया। 1789 से 1914 तक भारत ने ऐसा नहीं किया था, गुट निरपेक्षता को अपनाया लेकिन पृथकवाद की नीति नहीं अपनाई। पृथकवाद का मतलब होता है खुद को बिल्कुल अलग थलग करना। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में एक बार जान लेते हैं। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देश की अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था। जो देश गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए थे उन्हें अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला। मतलब वो विकसित नहीं है, कम विकसित है, अल्प विकसित है।
यह देश गरीब देश थे, इनके सामने मुख्य चुनौती अपनी जनता को गरीबी से निकालना था। हर एक देश के सामने यही मुख्य चुनौती होती है कि वो कैसे अपने देश को गरीबी से निकाले, विकासशील बने, देश को ऊपर लेके जाए। इसके लिए आर्थिक विकास जरूरी था, क्योंकि बिना विकास के कोई भी देश सही मायने से आजाद नहीं रह सकता है। देश में अगर विकास ना हो तो आप उसे आजाद देश नहीं कह सकते, वो कहीं ना कहीं दूसरे के पैसे पे, दूसरे की आर्थिक वित्तीय मदद के ऊपर चलता है। ऐसे में देश उपनिवेश, गुलाम भी हो सकते हैं। इसी समझ से नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का यहाँ पे जन्म हुआ, ताकि देशों को विकसित बनाया जा सके, उन्हें गुलाम न बनाया जा सके। 1972 में यूएनओ ने व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन UNCTAD के नाम से एक रिपोर्ट आई। अब ये रिपोर्ट क्या था? इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था? तो इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अल्प विकसित देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होगा। जो देश विकसित नहीं हैं, गरीब हैं, जिनके पास पैसे या आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, उनके देश के अंदर जो भी प्रकार प्राकृतिक संसाधन है उस पर अधिकार उन देशों का होगा। देश अपने इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकता है। छोटे छोटे बहुत सारे देश थे जिनके पास तेल था, लोहा था, सोना था, चांदी था, अब्रक था, यूरेनियम था। वो देश क्या कर सकते थे? अपने उन संसाधनों को बेच के अपने देश की शक्ति को बढ़ा सकते थे। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, यह देश अपना सामान पश्चिमी तक बेच सकेगा। वो अपने सामान को पश्चिमी बाजार, मतलब कि अमेरिका के मार्केट में जाके बेच सकता है, जिससे उसके देश की स्थिति को सुधार होगा। पश्चिम देश में महंगी और जारी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। उन लोगों ने इस छोटे छोटे देश जो अल्प विकसित थे उन्हें विकासशील बनाने के लिए वो सभी कार्यों को किया जिससे वो छोटे छोटे देश विकासशील हो सके, विकसित हो सके। उनके प्राकृतिक संसाधनों पे उनका अधिकार दिया, जिन्हें बेच के वो अपने देश को शक्तिशाली बना सकते थे। देखिए, शस्त्र नियंत्रण संधियां भी हुई, कुछ ऐसी संधियां जिसमें शस्त्र का नियंत्रण हुआ, जिसमें LTBT सीमित परमाणु परीक्षण संधि था जो 5 अगस्त 1963 को हुआ। SALT सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता हुई जो 26 मई 1972 और 18 जून 1972 को हुआ। START मतलब START सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि हुआ जो 31 जुलाई 1991 को हुआ और 3 जनवरी 1993 को भी हुआ। NPT परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार वगैरह के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले कई स्लाइडों में डिस्कस किया है। ये 1 जुलाई 1968 को हुआ। ये जो पूरा चैप्टर था आपका शीत युद्ध का दौर, ये यहाँ पे समाप्त होता है। इसके हर एक पॉइंट को मैंने सही तरीके से आपके लिए समझा दिया है। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए प्रॉपर उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए। इसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और सब्सक्राइब करने से एक बेनिफिट होगा कि आपको इस तरह के एजुकेशनल वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। प्रतिदिन हमारे चैनल पे किसी न किसी क्लास के एजुकेशनल वीडियो आते रहते हैं, इससे आपको फायदा पहुंचेगा। आज के लिए